दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। मैम हमारे साथ हैं और जानने वाले हैं कि किस प्रकार की रणनीति रही पूरी यूपीएससी की जर्नी के दौरान, किन किन बातों का ध्यान देना होता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको। धन्यवाद जी, क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट? मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है। मेरा दूसरा अटेम्प्ट है जी जी, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट इंटरव्यू। तो मैम ये बताइए कि जो तैयारी होती है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। फिर सीसेट की काफ़ी समस्याएं होती हैं छात्रों के लिए। तो मीडियम भी खासकर स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताते हैं कि सीसेट में प्रॉब्लम नहीं होती है, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है। तो क्या इस मिथ कहाँ तक सही है, क्या कहना चाहिए? मेरा मीडियम हिंदी ही रहा है। जी, जी। तो मुझे लगता है कि सीसेट में सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तकलीफ होती है। जी 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 वो बार बार मैथ में फेल हो जाते हैं जी जी। और कभी कभी कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और PYQ बेस्ड में क्वेश्चंस जो हो, मॉक टेस्ट हो। अच्छा बहुत लोग कहते हैं PYQ लगाओ, लेकिन सिर्फ PYQ से नहीं होता है। आप अगर आप देखेंगे तो आप मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें अच्छा। और इसको मैथ को हमेशा लगाते रहें। तो वो मैथ के लिए एक होता है कि बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी में आना है तो बेसिक मैथ आना जी। चाहिए। अच्छा, तो आपका मीडियम हिंदी है। हाँ। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा मैडम आपका? मेरा BA था जी जी। और फिर मैंने MA इंग्लिश से किया हुआ था। जी, और जी। फिर मैंने इसकी तैयारी की यूपीएससी। अच्छा, तैयारी कब से आपने शुरू की है इसकी? मैंने तैयारी 3 साल से तैयारी स्टार्ट की थी और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। और तैयारी में किन किन सोर्स का आपने यूज़ किया, उपयोग में लिया? मैं तैयारी करने से पहले मैंने दृष्टि से ऑनलाइन बैच ली और मैं उसी से तैयारी कर रही थी और उसी पे मैंने फोकस ली। बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मैं नहीं गई और मैंने बस वही पैटर्न देखे, क्वेश्चंस के पैटर्न्स देखे। लास्ट 10 ईयर के मैंने PYQ लगाए। मेंस के लिए भी मेरी यही स्ट्रेटजी रही है कि लास्ट 25 ईयर के मैंने लगाए, अच्छा। PYQ लगाए और मेरा यही फॉलो रहा है कि जो मुझे जो भी दिया मुझे मिला है, मैं उस पर ही आगे गई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागी हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियल बेस में ये होता है कि आप कहीं ना कहीं आप उलझ जाते हो। हाँ। तो मैंने NCERT पे पहले कमांड बनाई, फिर उसके बाद मैंने अपने कोर्स किए। अच्छा, जैसे मैम आपने बताया कि ज़्यादा मटेरियल में उलझना नहीं चाहिए, तो रीज़न क्या रहा? कैसे आप इसको, कोई आपका मेंटोर था कि आप खुद ही इसको तैयार कर रहे थे? जैसे आपने कोचिंग तो ली है, ऑनलाइन ली है, लेकिन इसके साथ में एक ऐसा भी होता है कि कोई आपको बताने वाला हो कि ऐसा करिए, ऐसा करिए। टॉपर्स का अगर टॉपर्स की वीडियोस देखें तो और उससे पता चलता है कि हमें किस लाइन, मतलब किस दिशा में मिल जाती है हमें कि किस लाइन पे जाना चाहिए। और मेंटोर तो आपको मिल जाता है जब आप पढ़ने लगते हो, तो आपको धीरे धीरे अपनी समझ में आने लगती है कि हाँ मुझे किस लाइन में जाना है, किधर जाना है। जी। और जब आप एक जगह स्टेबल हो के, ये पढ़ाई ही ऐसी है कि आपको स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते हो तो फिर आप भटक जाते हो रहो। मार्केट में तो बहुत सारी मटेरियल है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था कि हाँ मैं मतलब टॉपर्स की कॉपियाँ देखी हूँ और टॉपर्स की स्ट्रेटजी को कुछ अपनाई हूँ और कुछ अपनी भी स्ट्रेटजी। अच्छा, मीडियम का भी आपको कई बार लगता होगा, जो सामने चलते हैं, न्यूज़ चलती है, खबरें चलती हैं, हिंदी मीडियम से करना थोड़ा सा ये रहता है, चांस कम रहते हैं, रिजल्ट कम आता है। तो इसमें मोटिवेट कैसे रहते थे अपने आप? डीमोटिवेट ज़्यादा होते हैं बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एज अ स्टूडेंट आप दे रहे हो तो हिंदी मीडियम हो, पहले यही हो जाता है, हिंदी मीडियम हो सिलेक्शन मुश्किल है, हिंदी मीडियम हो सिलेक्शन मुश्किल है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देती हैं। लेकिन हाँ, एक डिप्रेशन का ये रहा है। लेकिन मुझे लगता है फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर फोकस है तो सब कुछ जाएगा। आपका दूसरा अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। हाँ। इससे पहले वाले में क्या रहा था? पहले वाले में CSET ही रहा है प्रॉब्लम। 2 नंबर से मेरा CSET रुका हुआ था, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने जब दोबारा तैयारी की, मेरा PCS निकला था, जो कि एक मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है। PCS का मैंने मेंस दिया था, जो कि यूपीएससी में मेरे बहुत हेल्प की रही। और साथ में मैंने CSET पे बहुत कमांड बनाई थी। प्रीलिम्स के टाइम तो मैंने CSET पे कमांड बनाई थी टोटली, कि मतलब मुझे इसको करना है क्योंकि इसमें नहीं फेल होना है। अच्छा मैम, तो जैसे आपने बताया कि CSET में प्रॉब्लम पहली बार हुई थी, फिर क्या सुधार किया है? कौन सी बातें ध्यान दी आपने? मैंने मैथ डेली लगाना, मतलब मैथ आप अगर डेली 2 घंटे रोज़ लगाते हो, मॉक देने के बाद, क्लासेस के बाद, अगर आप 2 घंटे मैथ लगाते हो तो वो आपकी टाइम टेकिंग नहीं होती एग्ज़ाम में। और आपको पैटर्न भी धीरे धीरे समझने आ जाता है कि आप वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो वही बेस्ट होती है। मुझे लगता है वही होता है। PYQ भी इसके लिए आपने देखे थे CSET के लिए?
हाँ, PYQ मैंने देखे थे। क्योंकि PYQ से ये पता चलता है कि पैटर्न किस हिसाब से जा रहा है और क्वेश्चंस के ट्रेंड पता चलते हैं। तो वो एक होता है कि कौन से टॉपिक को वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं पूछते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, क्राइटेरिया बड़ा है UPSC का, तो हम कहीं और दिशा में चले जाते हैं। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। PYQ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्री के लिए क्या कर रहे थे, कैसे PYQ को एनालिसिस करते थे, क्या तरीका रहता था आपका? PYQ के लिए मेरा पहला था कि मैंने दिसंबर तक अपनी पूरी मेंस की कोर्स कंप्लीट कर ली थी। जनवरी से मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया था। जनवरी में मैंने अपना जब रिवीजन स्टार्ट किया तो उसके साथ साथ मैं PYQ और मॉक टेस्ट दोनों देती लगी। तो फिर वो मेरे लिए एक रिवीजन का सबसे अच्छा, आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर आप मॉक ना दो तो फिर मेरे लिए मुझे लगता है वो पढ़ाई फिर आप कवर नहीं कर पाते हो। तो मॉक आप देते थे तो उनका भी जैसे कि जो भी सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन में हमें डाउट होता था, ऑप्शन में डाउट होता था, क्या उस ऑप्शन वाइज आप एनालिसिस करते थे या क्वेश्चन को देखते थे केवल? मेरा ये था कि मेरी जो पढ़ाई रही है मैंने यही मतलब स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जो मैं दे रही हूँ मॉक में, मैं उसको जाके घर पे आके एनालिसिस करके उसको एक डायरी में लिखते थे। और डायरी में लिखने के बाद वही मेरा लास्ट रिवीजन था। जो लास्ट के मेरे 1 महीने के जो रिवीजन थे वो मेरे वही थे, क्योंकि वो कमांड बना देता है आपका कि जो आपके जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं, जो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो आते हैं वो कहीं ना कहीं हम कर ले जाते हैं, लेकिन जो मेरा छूट जाता है वो मेरा इसी से हो जाता है, तो वो कवर हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको मतलब एक डायरी में अगर नोट्स बना के लिखते हो, वो शॉर्ट्स नोट्स वही होती है जो कि आपको आगे बहुत काम देती है। 1 महीने मैंने वही रिवीजन किया, करंट अफेयर और जो मैंने अपने PYQ में मैंने जो लिखा हुआ था। अच्छा, ऑप्शनल क्या है मैडम आपका? PSIR है। PSIR। अच्छा, ऑप्शनल में भी बहुत सारे बच्चों के लिए ये रहता है कि हिंदी मीडियम है तो हिंदी साहित्य ले लेते हैं, हिंदी साहित्य हिस्ट्री ले लेते हैं। PSIR आपने लिया तो इसमें भी आपको कभी ऐसा लगता था कि गलत तो नहीं हमने ले लिया, और आपको इसमें संतुष्टि है? हाँ, मुझे संतुष्टि तो है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कौन जिस सब्जेक्ट में जो कंफर्टेबल होगा वही लेना चाहेगा। तो मैं PSIR में थी तो मैं उसमें कंफर्टेबल। अच्छा, तो इसको कैसे कवर किया आपने? कोचिंग ऑनलाइन तो ले ही रहे थे? हाँ, तो नोट्स ऑप्शनल के मैंने कोर्स लिए हुए थे और फिर अपना पर्सनल नोट्स भी बनाया था। जो बुक थी उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसी की वजह से मैंने कवर की थी। और मीन्स के आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? जनवरी से स्टार्ट ही कर दी थी। तैयारी के साथ साथ मैंने जनवरी के साथ साथ मैं डेली बेस पे मैं आंसर राइटिंग भी देती थी। अच्छा, तो आंसर राइटिंग में क्या ध्यान देते थे मैडम? कि क्वेश्चन का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, क्वेश्चन का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, आप किस दायरे से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आती है, पूछते क्या हैं, लिख क्या देते हैं, तो वो एक समझ में आना चाहिए। और वो मुझे लगता है टॉपर्स की कॉपी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अच्छा। अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखें तो आपको एक दिशा मिल जाती है कि आपको किस दिशा में जाना है। और मीन्स की मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप, क्योंकि मेंस की अब टाइमिंग भी कम हो गई है, तो आपने देखा है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जब दायरा कम हो गया तो हमारे पास टाइम नहीं है। मैं प्रीलिम्स के बाद फिर अगर मेंस की तैयारी करूं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार कर रहे थे आप? करंट अफेयर की मैंने 1 साल की पूरी कोर्स जो मुझे बैच के थ्रू मिली थी और मैगजीन जो पढ़ती थी वो मैंने जून से स्टार्ट करके वो साथ में लेके गई। जैसे सेशन आपका नया स्टार्ट होता है तो मैं तभी से तैयारी कर रही थी, साथ में लेके चल रही थी करंट अफेयर, और वो लास्ट तक कवर कर रहा था क्योंकि वही था। अच्छा, तो मैडम कैसे इसको कनेक्ट करते थे आप सब्जेक्ट के साथ में? जैसे उसमें भी न्यूज़पेपर का रहता है, आप तो मैगजीन पढ़ते थे? हाँ, मैगजीन केवल? न्यूज़पेपर भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते थे हम लोग को। अभी जो इंटरव्यू होने वाला हुआ फिर और पढ़ने पड़ गए। लेकिन ये था कि आप डेली बेस पे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और साथ में आप क्योंकि न्यूज़पेपर एक बेस्ड होता है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। और साथ में आप मैगजीन भी पढ़िए। और मुझे लगता है करंट अफेयर आपके स्टैटिक पोर्शन को बहुत जल्दी रिलेट कर देता है। इंग्लिश का बहुत बड़ा एक वो डर होता है हिंदी मीडियम में छात्रों के लिए। जैसे आपने बोला द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें तो वो समझ ही में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों की मैं कमज़ोरी बता रहा हूँ, ये कमज़ोरी रहती है, वो बताना चाहे नहीं बताना चाहे, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, इंग्लिश का पढ़ना है, कैसे उसको शुरुआत में तो समझ ही में नहीं आता है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में। मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल रहा है क्योंकि मेरा MA इंग्लिश से था, तो वो तो मेरे लिए ठीक था। लेकिन जहाँ तक की बातें हैं कि इसको कवर करने के लिए मैंने एक YouTube चैनल देखा था, मैं डेली बेस पे देखती थी, दीपक यादव करके, तो मैं उनकी वीडियोस देखती थी और वो मेरे लिए।
तो उसको एनालिसिस वो करते देखती भी थी, साथ में नोट्स बनाती थी कि अच्छा, जो मुझे अच्छे पॉइंट लगे मैं उसको लिखती थी, और फिर वो मेरे लिए मेंस के टाइम मैंने उसको बहुत पढ़ा है। अच्छा मैडम, एक और ये रहता है बच्चों का सवाल कि हम फर्स्ट पेपर और सीसेट में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कितने करना चाहिए। आपने कितने किए थे? मैंने 90 क्वेश्चन किए थे। अच्छा, और मैंने GS 1 में मैंने 90 किए थे। हाँ। और क्या कहते हैं सीसेट में मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अच्छा। और इंसान मतलब जो भी आप जो भी दे रहे हैं, आप जो भी पेपर देना चाह रहा है स्टूडेंट, वो ये कर सकता है कि आप पेपर दे रहे हो जी। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं अगर 90 लेके चल रही हूँ तो 10 मेरे गलत हो सकते हैं। हाँ। 10 तो हो सकते हैं गलत, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वो पूरी तरह से सच नहीं हो सकते हैं। हाँ। क्या पता, वो कभी होता है कि कभी हम OMR शीट में कर रहे हैं तो उसमें गलत हो जाते हैं। हाँ। कभी क्या होता है कि फीलिंग में गलत हो जाती है। कभी क्या होता है कि आप लिख रहे हो, मतलब आप जो भी उसको कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वो गलत कर लेते हो। जी। तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि आप 90 क्वेश्चन तक की अगर करने की कोशिश करो तो ना चाहते हुए भी अगर आप 60 क्वेश्चन पे आते हो तो वो आपको दे ले जाता है। अच्छा। और रही बात सीसेट की, सीसेट तो आपको पासिंग मार्क्स तक तो जाना है, तो वो उसके आगे की दूर की सोचनी है, तभी पासिंग मार्क्स पे आकर। मैडम, सीसेट में मैथ के बिना भी हम कर सकते हैं पास? नहीं, मैथ के बिना नहीं कर सकते। ये एक बेसिक है, तभी ये है इस सब्जेक्ट में, और इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। बेसिक मैथ तो आनी चाहिए। अगर आप एक अधिकारी लेवल पे बन रहे हैं तो आपको बेसिक मैथ तो आनी चाहिए। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि मैथ बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैथ आना चाहिए। अच्छा मैडम, एक सवाल और रहता है छात्रों के लिए कि एथिक्स और ऐसे इसके लिए कैसे कवर करें, कोचिंग कितनी ज़रूरी है इसके लिए, क्या खुद किया जा सकता है इसको? क्या आपका तरीका था तैयार करने का? एथिक्स मैंने तो विकास सर से ही पढ़ा था। जी। और मेरे लिए तो वही बेनिफिशियल रहा है, और लोग मतलब पढ़ सकते हैं, सबकी अपनी एथिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जी। लोग मैक्सिमम उसमें कम नंबर भी आते हैं लोगों के, लोग सोच नहीं पाते, लेकिन मुझे लगता है ये बेनिफिशियल है। और आप एक कोचिंग और एक मेंटोर की ज़रूरत होती है इसके लिए, खासकर अगर आप एक किसी सर के टच में रहते हो या फिर अपने आप उस क्वेश्चन को आप लगाते रहते हो, तो मुझे लगता है कि वो सही है। अच्छा, एथिक्स में आप जो कोई कोर्स होते हैं उसको कैसे? एथिक्स की बात करूँ मैं तो मैंने अलग से कोई कोर्स नहीं लिया। मुझे अलग से क्या मतलब, मैं बोल सकती हूँ मैं दृष्टि से विकास सर से ही पढ़ी हूँ। अच्छा। मैंने और कहीं बाहर से नहीं लिया है। बुक्स मटेरियल बताना चाहेंगे ऑप्शनल के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए कुछ अपनी तरफ से जो कुछ आपने यूज़ किया हो? ऑप्शनल के लिए तो मैंने कोई ऐसा यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ जो बेसिक रहा है वही मैं करी हूँ। और प्री के लिए तो मैं यही बोल सकती हूँ, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, लेकिन आप PYQ लगाइए, जो PYQ आती है वो लगाइए। आप मनोरमा बुक पढ़ सकते हैं थोड़े से करंट अफेयर कमांड के लिए। भारत एक मैगजीन आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। ये सब पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा था। मैंने बाकी तो अपने मटेरियल से ही जितना लिया वही लिया। अभी 4-5 जो टिप्स देना चाहें अभी, क्योंकि अभी प्री आने वाला है, अब क्या कर देना चाहिए छात्रों के लिए 2026 का प्री के लिए? कोई मैसेज, कोई संदेश, क्या कहना चाहेंगे? पहला तो नर्वस ना हो, फोकस करें अपने ड्रीम पे जी। और साथ में PYQ लगाएं। और रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और मैथ लगाते रहें। मुझे नहीं लगता है कोई आपकी इस जर्नी को रोक सकता है। अच्छा, एक सवाल और रह जाता है मैडम, NCERT का। NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छात्रों की, बताइए मैडम। NCERT का भी मैंने कोर्स लिया था। NCERT का बहुत रोल है। NCERT का आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है वो। और NCERT तब हमें काम आती है जब आप मीन्स की आंसर राइटिंग लिखते हो। उसका सब बेस तो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिलेट आप कर लेते हो मीन्स में, तो वो चीज़ों के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। NCERT पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को अगर पहले उठा रहे हैं तो बिना NCERT के आप नहीं समझ सकते हैं। आपने भी पढ़ी थी? मैंने भी पढ़ी थी, और मैंने NCERT को अच्छी तरह से रटी हुई है। कितनी बार पढ़ा? मैंने कम से कम 20 बार पढ़ी होंगी। मैंने पढ़ी है, क्योंकि मुझे लगा है कि ये किसी भी मतलब स्टैंडर्ड बुक को उठाने से पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो NCERT से होती है। अच्छा। तो उसके नोट्स भी बनाते थे, केवल पढ़े? नहीं, नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। नहीं तो आप तुम्हारे दिमाग इतने नहीं है कि हर चीज़ों को कैलकुलेट करके रख सके एक साथ। तो नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप रिवीजन मोड में जाते हो तो हर चीज़ आपको फिर से याद आ जाती है। तो मुझे लगता है नोट्स बनाने चाहिए। सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा। अच्छा, हम बहुत सारे लोगों को फॉलो कर लेते हैं यूट्यूब पे भी,
सोशल मीडिया पे भी, टेलीग्राम, ये बहुत सारी चीज़ों को, तो इन चीज़ों से कितना आपको फ़ायदा रहा और इन चीज़ों से यदि फ़ायदा नहीं होता है तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ तो फ़ायदे होते हैं हाँ। जो कि मैंने भी अपने आप पे ये लागू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा उलझना भी नहीं चाहिए। कुछ अपनी सोच से अगर हम आगे बढ़े तो शायद मुझे वही काम देती है और वही आगे बढ़ेगी। वीडियोस मटेरियल देखते रहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसी को ही सब कुछ सच मान के चलें। आपको अपनी नोट्स ही बाद में काम आती है, तो आप देखते हुए मटेरियल आप अपना नोट्स कितना बना रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियोस और बहुत ज़्यादा इसमें ना उलझें, बस अपने आप को स्टेबल करके एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और उस पर आगे बढ़िए। शुरुआती जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहें, क्योंकि बच्चे हर कोई कोचिंग नहीं ले पाता है, वो मोटी मोटी फीस है, अब तो ऑनलाइन भी हो गया, लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो खुद से तैयारी कर रहे हैं? बस मैं तो उनको ऑल दी बेस्ट बोलूँगी, और मैं साथ में यही कहूँगी कि मेहनत करिए, एक साल नहीं मिलेगा लेकिन अगले साल ज़रूर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। ठीक।